प्रिय छात्र छात्राओं, सेरेमिक फाइबर्स भाग एक में आपका स्वागत है। सेरेमिक फाइबर्स के वर्गीकरण का प्रश्न है। इसमें मुख्यतः दो वर्गों में इसको विभाजित किया जा सकता है। नॉन ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर, दूसरा ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर। नॉन ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर्स में पॉलीसाइलेक, पॉलीकार्बोक्सिलेन, पॉली बोरोक्सिलेन, पॉली साइलोजेन, पॉलीसाइलोक्सेन, पॉलीकार्बोक्सिलेन। और ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर्स में एल्यूमिना आधारित फाइबर है, एल्यूमिना सिलिका आधारित फाइबर है और एल्यूमिना जिरकोनिया आधारित फाइबर मुख्यतः इस ग्रुप के अंदर आते हैं। मेल्ट स्पिनिंग के द्वारा इन फाइबर के निर्माण का जहां तक प्रश्न है, पॉलीमर जो बहुलक होते हैं उनकी सिंथेसिस मेटास्टेबल पॉलीमर की फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ पर उच्च तापमान जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, दूसरा इसकी विस्कोस इलास्टिसिटी और तीसरा थर्मल स्टेबिलिटी यानी ऊष्मीय स्थिरता, ये मुख्य रूप से यहाँ पर कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। और अगर फायर किए बिना, मतलब बहुत अधिक तापमान पर ले जाए बिना अगर हम फाइबर्स की स्पिनिंग कर सकते हैं तो उसको, उन फाइबर्स को ग्रीन फाइबर्स बोलते हैं। लेकिन इनकी रैपिड क्वेरिंग रिक्वायर होती है जिसमें काफ़ी अधिक कॉस्ट आती है। फाइबर क्यूरिंग जो नॉन मेल्टेबल ग्रीन फाइबर्स होते हैं उनकी क्वेरिंग बहुत आवश्यक होती है। और हाई सेरेमिक यील्ड और ऑक्सीडेशन, कोरोजन, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये चार ऐसे कारक होते हैं जो मुख्यतः फाइबर को प्रभावित करते हैं। और सेरेमिक फाइबर का पायरोलिसिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो इसको प्रभावित करती है। ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर्स, इनका जो मुख्यतः उपयोग, वो जहाँ पर बहुत अधिक तापमान पर हमें मटेरियल को स्थिर रखना है, वहाँ पर ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें मुख्यतः सिलिका बेस्ड फाइबर, अगर उनको देखेंगे, उनकी उसमें स्थिरता देखेंगे तो वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एल्यूमिना आधारित जो ऑक्साइड फाइबर्स होते हैं उनको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सफलतापूर्वक उनका प्रयोग कर सकते हैं और उस तापमान पर भी वो डिग्रेड नहीं होते। ऑक्साइड बेस्ड सेरेमिक फाइबर में पुअर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रॉपर्टी होती है, यानी उसमें से हीट आसानी से नहीं पार होती। इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसके अंदर से पारगम्य आसानी से नहीं हो सकता। और इनके जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं वो नॉन ऑक्साइड फाइबर्स की तुलना में अधिक होते हैं। इनके अंदर ध्वनि को भी अपने अंदर शोषित करने की बहुत अच्छी सामर्थ्य होती है। और जो विभिन्न एल्यूमिनियम प्रिकर्सर फाइबर होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम फॉर्मोएसिटेट है, एल्यूमिनियम नाइट्रोफॉर्मोएसिटेट है, इनको एक साथ प्रयोग करके एल्यूमिना बेस्ड फाइबर का निर्माण किया जा सकता है। अगर थर्मल स्टेबल फाइबर बनाना है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम से कम रखना चाहिए, यानी फाइबर बनाते समय ऑक्सीजन की एंट्री को आपको कम से कम रखना है। इसके लिए इनर्ट एनवायरनमेंट बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं जो सेरेमिक फाइबर्स के हैं। निप्पॉन कार्बन, ये जापान की कंपनी है जिसने निकालोन के नाम से बहुत सारे सेरेमिक फाइबर्स बनाए हैं। उसमें से मुख्य जो निकालोन फाइबर्स हैं, जैसे हाई निकालोन टीएम सेरेमिक फाइबर, ये ऐसा निकोलॉन फाइबर है जो आप कह सकते हो कि ये प्रथम पीढ़ी का सेरेमिक फाइबर है जो जिसको निप्पॉन कार्बन इंडस्ट्री ने उत्पादित किया था। इस फाइबर में ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है। इसमें SiH जो बॉन्ड होता है, उसमें SiH बॉन्ड सामान्यतः ये रेडिकल में विभक्त हो सकता है अगर आपने क्यूरिंग प्रॉपर नहीं किया है तब। थर्मल स्टेबिलिटी को अगर आपको और अधिक ले जाना है, और अधिक बढ़ाना है, तो इसको 1300 से लेके 1300 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब यहाँ पर जो बेसिक फाइबर है उसको 1000 पे क्यूरिंग करते हैं, लेकिन इस फाइबर की 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यूरिंग करके हम इसको स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। HI निकोलोन टाइप जो एस फाइबर है, ये मुख्यतः निकोलोन फाइबर से डेराइव्ड है। इसमें कार्बन कंटेंट और जो स्टियोकोमेट्रिक
रेशियो है कार्बन और सिलिकॉन का, वो 1 के आसपास होता है। यानी वो रेशियो जिसके आधार पर विभिन्न मोनोमर्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उसको स्टाइकोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काफी सुरक्षित मानी जाती है। और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस इसका वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर इसमें कार्बन अधिक मात्रा में है तो इसकी एफिशिएंसी को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। क्यूरिंग, अप टू क्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो निकोलोन फाइबर है वो उसकी पायरोलिसिस टेम्परेचर को हम एडजस्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन और आर्गन गैस के मिक्सचर को क्यूरिंग के समय इस्तेमाल करके। टायरेनो TiCO फाइबर, ये एक दूसरे प्रकार का सेरेमिक फाइबर है जो पॉली टाइटेनो कार्बोक्सिलेन को सिंथेसाइज करके के संश्लेषण के द्वारा उसका रिएक्शन अगर पॉली डाइमिथाइल सेलाइन के साथ और पॉली बोरो डाइफिनाइल साइलोक्सेन के तथा टाइटेनियम टेट्रा आइसो प्रोपोक्साइड, अगर इन रसायनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो हमें टायरेनो SiTiCO फाइबर बनाने के लिए जो जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है वो प्राप्त होता है। इसके बाद इसको बनाने का भी वही सेम रूट है जो अदर दूसरे निकालोन फाइबर्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन टायरेनो फाइबर को उबे इंडस्ट्रीज ने बनाया है। ऑक्सीजन कंटेंट 20 से कम करके 5% तक इसको ले आते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम इरेडिएशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 गीगा पास्कल होती है और इसका यंग्स मॉडुलस 220 गीगा पास्कल के आसपास होता है। अगर नॉन ऑक्साइड सेरेमिक फाइबर्स की जहाँ तक बात करें तो इसमें प्रिकर्सर फाइबर को बनाना आवश्यक होता है। उसमें जो SiSi ग्रुप होता है इसके बीच में एक CH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए 470 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस SiSi CH3 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 को ऑटोक्लेव करना होता है। स्पिनिंग 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी संभव है और स्पिनिंग के बाद जो फाइबर स्पन होता है उसको 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी क्यूरिंग की जाती है। क्रॉस लिंक जो पॉलीमेरिक फाइबर है उसको अगर हमें SiC फाइबर में कन्वर्ट करना है तो इनर्ट गैस इन्वायरमेंट के अंदर उसकी पायरोलिसिस कराई जाती है और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। निपॉन कार्बन जो जापानी कंपनी है उसने इस फाइबर को सफलतापूर्वक बनाया है और उसने एक सिस्टम डेवलप किया कि जो निकोलोन फाइबर है उनके आगे एक नंबर है, उस वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है और उस नंबर के द्वारा हम फाइबर की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उसमें NLP, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर NLP221 एक यूज किया, तो NLP दैट रिप्रेजेंट निकालोन, ये निकालोन को इंगित करता है। सेरेमिक फाइबर्स का मार्केट शेयर की बात है 2010 में ये करीब 850 मिलियन US डॉलर था और 2020 में ये 1900 मिलियन US डॉलर था और 2026 में इसकी लगभग 2700 मिलियन US डॉलर होने की संभावना है। यानी इसका जो कर्व है वो बिल्कुल एक निश्चित स्टीप के साथ, एक एंगल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका अभिप्राय है कि इस क्षेत्र में जो प्रगति है वो भविष्य में भी इसी दर से संभव है क्योंकि इन फाइबर्स का प्रयोग उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है और विश्व का लगभग हर देश इनका प्रयोग करना चाहता है। इसमें विट्रियस सेरेमिक फाइबर्स हैं। ये फाइबर मॉडिफाइड मेल्ट स्प्रिंग तकनीक के द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। एल्यूमिना और सिलिका को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाकर हम इसको इन फाइबर्स का निर्माण करते हैं और इसके बाद जो मोल्टन मिक्सचर यानी मेल्ट अवस्था में जो मिक्सचर होता है उसको नोजल के थ्रू हम इजेक्ट करते हैं फाइबर के रूप में हाई स्पीड पर। और उसके लिए सेंट्रीफ्यूज का भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं लगाएंगे तो स्पिनिंग पंप के द्वारा इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता कि जिसके द्वारा आप स्पिन रेट के होल से फाइबर को निकाल सकें। इसलिए सेंट्रीफ्यूज यूज किए जाते हैं जो पर्याप्त इसमें फोर्स उत्पन्न करते हैं। मोल्टन मास जो होता है, जो मेल्ट स्टेट में पॉलीमर है, सॉरी
मेल्ट स्टेट में जो फाइबर बनाने वाला पदार्थ है उसको कंप्रेस्ड एयर के साथ हम पास करते हैं, और फाइबर जब स्पिन रेट से या नोजल से बाहर आ जाता है उसके बाद उस पर स्पिन फिनिश लगाई जाती है, क्योंकि हमें फाइबर को यार्न बनाना है। यार्न बनाने के बाद जिस फॉर्म में भी रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में उसको यूज करना है वो लगाते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीमर एडिटिव होते हैं जिनको ऐड करके हम ग्रीन सेरेमिक फाइबर्स का निर्माण कर सकते हैं। वो एडिटिव है पॉलीएथिलीन ऑक्साइड, पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीविनाइल पायरोलोडोन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इनको करने से इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, और हमें पायरोलिसिस नहीं करनी पड़ती है, और हम सफलतापूर्वक मेल्ट स्पिनिंग के द्वारा इन फाइबर्स का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इन फाइबर्स को ग्रीन फाइबर्स भी कहते हैं। मुख्यतः इन फाइबर्स के निर्माण में दो तकनीकी प्रयोग में आती हैं। सबसे जो पॉपुलर तकनीक है इसकी वो स्लरी स्पिनिंग है। ये जो लैकिंग है मेल्ट स्पिनिंग की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए स्लरी स्पिनिंग प्रयोग में लाई जाती है। ये ऑक्साइड और नॉन ऑक्साइड दोनों प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं उन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्लरी जिसमें तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं: एल्यूमिना पार्टिकुलेट, सस्पेंशन जो एल्यूमिना प्रिकर्सर होता है उसका सस्पेंशन, और ऑर्गेनिक पॉलीमर। इन तीनों को मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है, और उस स्लरी को जेट्स के थ्रू हम पास करके फाइबर बनाते हैं। मेल्ट स्पिनिंग, ट्रेडिशनल मेल्ट स्पिनिंग जो हमारी परंपरागत मेल्ट स्पिनिंग है उससे थोड़ा सा भिन्न होती है, और इसमें नोजल्स और सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग करके हम फाइबर्स का निर्माण करते हैं। रूट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फाइबर्स हैं उनको पहले हम सोक कर देते हैं प्री सेरेमिक प्रिकर्सर मटेरियल के अंदर या प्रिकर्सर मटेरियल में। उसके बाद इनऑर्गेनिक फाइबर को पायरोलिसिस के द्वारा उनका निर्माण किया जा सकता है। दूसरे रूप में इसको डायरेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन और प्रिकर्सर मेल्ट इनको मिलाकर हम डायरेक्टली जेट से निकाल के फाइबर का निर्माण कर देते हैं। ये फाइबर ग्रीन फाइबर्स कहलाते हैं। कुछ केसेस में ऑर्गेनिक पॉलीमर एडिटिव्स हम इन फाइबर निर्माण करने वाले पॉलीमर के साथ मिक्स करते हैं, जिससे कम तापमान पर उनको स्पन किया जा सके। उससे उसकी विस्कोसिटी भी काफी कम हो जाती है। ये एक परंपरागत चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल, तीन रॉ मटेरियल लिए गए हैं, उनको अलग अलग कंटेनर्स में रखा जाता है, और उसको एक कंट्रोल्ड मात्रा में उनको मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग के बाद फिर उनकी मेल्टिंग की जाती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रयोग किए जाते हैं, और फर्नेस के बाद नीचे एक बहुत पावरफुल सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज के द्वारा उसके जो बाहरी सतह में जो छिद्र होते हैं उनसे फाइबर को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उनकी क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग के बाद हम कलेक्ट करते हैं, फिर नीडलिंग करते हैं जिससे फाइबर्स एक दूसरे से अलग हो जाए। ओवन में फिर से क्यूरिंग करते हैं, और फिर उनको एक रोल के ऊपर बाइंड कर लिया जाता है। इसमें जो एमॉर्फस फाइबर है उसको फाइबर एक्सेल के नाम से निर्माण किया जाता है, और पॉलीक्रिस्टलाइन जो फाइबर है उसको फाइबर मैक्स के नाम से बनाया जाता है, और उसके नाम से ही उसको बाजार में बेचा भी जाता है। फाइबर एक्सेल का जहां तक प्रश्न है, इसमें रॉ मटेरियल की हाईली प्योर यानी बहुत शुद्ध विशुद्ध रूप से जो तैयार किए गए रॉ मटेरियल हैं उनको इसमें प्रयोग करते हैं, और निश्चित मात्रा में उनको मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो विद्युत भट्टी होती है उस विद्युत भट्टी के अंदर उनको उच्च तापमान पर गर्म करके पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद उनको एक जेट के द्वारा निर्गमित करते हैं, जिससे वो फाइबर के स्वरूप में बाहर आते हैं। जो पॉलीक्रिस्टलाइन फाइबर है इसको फाइबर मैक्स के नाम से जानते हैं। इसमें रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं, और उनको मिक्स करने के बाद मेल्ट किया, और मेल्ट करके किसी सॉल्वेंट के में, या उनको एक तापमान पर मेल्ट करके स्ट्रिंग की जाती है, जिससे वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद फाइबर का निर्माण होता है सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। और सिंटरिंग प्रोसेस यानी किसी एक जगह अवक्षेपण करना, या किसी एक दिशा में उनको निर्धारित स्वरूप में रख देना। उसके पश्चात जो इंजीनियर्ड हमारे जो फाइबर निकलते हैं हम उनको इंजीनियरिंग करके या उनको स्वरूप चेंज करके फाइबर ब्लैंकेट, फाइबर बोर्ड, फाइबर क्लॉथ, फाइबर पेपर, ये सब सेरेमिक फाइबर्स के स्वरूप होते हैं। इन स्वरूप में उनको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जो हमारे सेरेमिक फाइबर्स हैं उन सेरेमिक फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। इस चित्र में जो ब्लू वाला चित्र है उसके अंदर आप सेरेमिक फाइबर्स को देख रहे हैं, लेकिन सेरेमिक फाइबर्स के साथ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनका कार्सिनोजेनिक प्रभाव है, क्योंकि बहुत अधिक प्रयोग होना या मानव शरीर में अगर ये चले जाते हैं तो ये कैंसरस होते हैं।
तो आगे का भाग मैं दूसरे भाग में आपके साथ डिस्कस करूँगा।